हाँ, बोले हैं। आप बीच बीच में हमको गाइड करते रहोगे। ठीक है। ठीक। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के तरफ से ये जो ऑर्गेनाइज़ किया है आप लोगों ने, बहुत सराहनीय कार्य है। आज का जो विषय रखा है लोकतंत्र का अपराधीकरण, ये अभी जो पूरा सिस्टम है पूरी दुनिया का, पूरे दुनिया के पैमाने पर लोकतंत्र तो कायम हुआ है, लेकिन धीरे धीरे ये लगता है कि अपराधियों के हाथ में पूरा सिस्टम चला जा रहा है और अपराधियों का वर्चस्व कायम हो गया है पूरे सिस्टम पर। पहले जब हिंदुस्तान की आज़ादी हुई 1949 में, तो हिंदुस्तान के विद्वानों ने या संविधान के निर्माताओं ने लिखा कि हम लोग अपने देश के लिए, अपने लिए संविधान दे रहे हैं। संविधान दिया, कानून बनाया, लेकिन जो पुराने कानून बने हुए थे हिंदुस्तान में, वो सारे कानून कायम रहे। हिंदुस्तान के पहले जो आज़ादी के पहले जो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए कानून थे, और काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव लॉ था सब। बाद में चल करके जब हिंदुस्तान के पहली जो ये यहाँ इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में तो किसी तरह हमको लगता है कि इलेक्शन ठीक ठाक हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसी काल में दूसरे तीसरे इलेक्शन से अपराधियों का सहयोग लोगों ने लेना शुरू किया। जो गांव में या शहर में जो प्रभावशाली लोग थे, उनके सहयोग से जो कमज़ोर वर्ग के लोग थे या कमज़ोर जाति के लोग थे, उन लोगों को दबाव में डाल करके अपने लिए वोट लिया और सत्ता हासिल किया। धीरे धीरे जो स्थिति पैदा हुई, जब अपराधियों को ये लगने लगा कि मेरे बल पर ये इलेक्शन जीतते हैं, तो अपराधियों को ही क्यों नहीं सत्ता में आ जाना चाहिए। और फिर अपराधी सत्ता में आए, फिर अपने जात के आधार पर इलेक्शन लड़ने लगे। फिर बाद में चल करके जो अभी जो सांप्रदायिक शक्ति है हिंदुस्तान में, जो पहले जनसंघ आरएसएस से प्रभावित और अभी भाजपा हैं, इन लोगों ने समझा कि ये जातीय समीकरण को के खिलाफ एक सांप्रदायिक भावना पैदा करके सत्ता हासिल की जा सकती है। और इस तरह से ये सारे अपराधी प्रवृत्ति हैं, चाहे वो जातीय प्रवृत्ति हो या सांप्रदायिक प्रवृत्ति हो, ये सारे अपराधी प्रवृत्ति हैं। और इन अपराधियों के वजह से ये जो सत्ता लोगों ने हासिल किया, ये धीरे धीरे आज अपराधियों का वर्चस्व होता चला गया। और आज ये स्थिति है कि हमारी जो विधायिका है, जो तीन जो विंग हैं हमारे, ये पूरे सिस्टम के विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो विधायिका ने जो कानून बनाया, और जो विधायिका जो चुन करके गए, उन्होंने कानून बनाया, ये इस कानून का पालन करवाना, उसके मुताबिक काम करना, जनता से सहयोग देना, जनता को न्याय देना, ये काम ये हमारे जो कार्यपालिका है उसका काम रह गया। नतीजा ये हुआ कि कानून तो बनाया मोटा मोटी ठीक ठाक, हालांकि गड़बड़ी उसमें भी हुई, लेकिन वो कानून का पालन, जो कानून के निर्माता थे, जो नियम बनाए, कानून बनाए, विधान बनाए, उसके अनुकूल नियम बनाए, उपनियम बनाए, उस नियम उपनियम के तहत जो काम होना चाहिए था वो काम नहीं हुआ।
और जब काम नहीं हुआ तब उसके बाद न्यायपालिका की भूमिका आती है। हमारी न्यायपालिका शुरू में जब याद करिए तो 1980 के आसपास सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल मैटर आने लगा। उस समय PN भगवती और कृष्ण अय्यर वगैरह का काल था। उन लोगों ने, वे जजेस, आम जनता के जो न्याय नहीं मिल रहा था एग्जीक्यूटिव के द्वारा या विधायिका के द्वारा भी, उस पर उन लोगों ने आदेश पारित करना शुरू किया। लेकिन उसके बाद जो न्यायपालिका की स्थिति हुई तो न्याय या भ्रष्टाचार, यह हमारे देश में या किसी भी देश में जो अपराध हैं वो दो तरह के मोटा मोटी हम लोग कह सकते हैं। एक भ्रष्टाचार है और दूसरा फिजिकल अपराध है। कॉर्पोरियल जो अपराध कहते हैं, किसी की हत्या करना, मर्डर कर देना, रेप करना, इस तरह के। और एक है भ्रष्टाचार जो घूस लेते हैं, पैसा ले करके नौकरी दिलाते हैं, पैसा ले करके, पैसा दे करके वोट लेना, ये सारे अपराध जो हैं भ्रष्टाचार में आते हैं। और ये धीरे धीरे करके पूरे सिस्टम में ये बरकरार हो गया और नतीजा ये हुआ कि ये जो छोटे लोग, जिनको हिंदुस्तान की आज़ादी में कोई जिनकी भूमिका नहीं थी, वे लोग सत्ता में आए। उनका कोई सैक्रिफाइस नहीं था देश के लिए, कोई विचार नहीं था, कोई दृष्टिकोण नहीं था समाज के प्रति। उन लोगों ने सत्ता हासिल किया जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, बाहुबल के आधार पर, पैसे के आधार पर, और पूरी सत्ता अपराधियों के हाथ में चलता चला गया। आज तो ये कहा जाए, क्या आप कार्यपालिका की जो स्थिति है वो तो अपराधियों के ग्रिप में है ही। इवन आपको हो सकता है कि जो हमारे वकील फ्रेटर्निटी के लोग हैं या जो जुडिशियरी से जुड़े हुए, उन लोगों को थोड़ा बुरा भी लग सकता है, लेकिन हमने महसूस किया है कि जुडिशियरी में भी इक्वली भ्रष्टाचार है। अब फॉर एग्जाम्पल, जब हम कोर्ट में जाते हैं, हम कोई केस फाइल करते हैं, उसके लिए पेशी है, डेट लेने में पेशी देनी होती है। फिर बेल बॉन्ड अगर हम फाइल करता है तो बिना, जब तक पेशी नहीं दीजिएगा ठीक ठाक से, तो आपका बेल बॉन्ड एक्सेप्ट नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा नुस्खा लगा करके आपका बेल बॉन्ड नहीं एक्सेप्ट होगा और नतीजा होगा कि बेल मिलने के बाद भी आप जेल चले जाइएगा। आज जो स्थिति है लोअर जुडिशियरी की मैं बात करूं तो लोअर जुडिशियरी की स्थिति यह है कि वहाँ पूरा सिस्टम नाजायज़ स्टाफ के आधार पर चलता है। कहीं स्टाफ नहीं है, नाजायज़ पेशकार लोग कहते हैं उसको, नाजायज़ पेशकार कहलाते हैं वो लोग। कोर्ट का काम वो करता है, वह स्टाफ नहीं होता है, और वही ऑर्डर शीट लिखता है, जज उस पर दस्तखत करते हैं, जज भी जानते हैं। और ये इसको कौन दूर करेगा? क्या यह अपराध नहीं है? यह भी अपराध है। न्यायपालिका का यह भी काम होता है, वह चाहे दीवानी हो या आपराधिक मुकदमे हों, अगर समय पर न्याय नहीं मिलेगा तो अपराध बढ़ेगा। ये भी हाल है। तो ये पूरा सिस्टम, हमारा जो सिस्टम है, पूरा जो लोकतंत्र, आप इसको लोकतंत्र कहिए, प्रजातंत्र कहिए, गणतंत्र कहिए, ये गण ही हैं जो शासन चलाते हैं। और लगता है कि अब नाम के लोग रह गए हैं। आप मुखिया से लेकर के पार्लियामेंट के इलेक्शन तक की यही स्थिति है। चुनाव महंगा होता चला गया।
अपराध बढ़ता चला गया, पैसे और पूंजीपतियों का बोलबाला होता चला गया, तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा। भ्रष्टाचार का जो प्रारंभ हुआ अपराध है, आपको फिर दैहिक अपराध, अभी हम कह चुके हैं कि दैहिक जो अपराध होते हैं जिसको कॉर्पोरियल अपराध कहते हैं, और दूसरा भ्रष्टाचार का आरोप जो है या घूस वगैरह जो लेते हैं लोग, उस तरह के अपराध। और इन लोगों को जो सत्ता में बैठे लोग हैं वे लोग संरक्षण देते हैं, और उनके बल पर वो काम करते हैं, उनको ठेकेदारी दिलाते हैं, उनको पैसा कमाने की उपाय करते हैं। जहाँ जहाँ छोटे से बड़े ठेकेदारी में उनकी भागीदारी होती है, और वो पैसे के बल पर और बाहुबल के बल पर वो सब काम करते हैं। बिहार में कुछ उदाहरण हम अगर देना चाहें तो आज जो भी सत्ता में बैठे हों, लालू जी के राज में शहाबुद्दीन का पूरा वर्चस्व था पूरे उत्तर बिहार में साहब, और जो अपराध किया उन्होंने, हमको याद है कि एक पुलिस वाले ने हमसे कहा हाई कोर्ट में कि सर जानते हैं जिसके बेटा को शहाबुद्दीन ने हत्या की, मैं उसको गया समझाने के लिए। शहाबुद्दीन साहब के यहाँ हम जाते थे तब खूब इज्जत से हमको खाना खिलाते थे, बढ़िया बढ़िया, और हमको कहते थे कि जाके उसको समझाओ और हम ये करें, और ये किया। वो आदमी गर्वान्वित महसूस करता है। जो बड़े बड़े अपराधी हैं, जो छोटे छोटे अपराधी हैं, वो बड़े अपराधियों के साथ बैठ करके अपने को गर्वान्वित महसूस करता है, और उसके माध्यम से फिर जो हमारे नेता हैं, एक नहीं, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, हमारे बहुत सारे नेता हैं। अभी पार्लियामेंट में हमको लगता है कि 50% लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ आपराधिक भिन्न भिन्न तरह के अपराध हैं। वो एक मोरल टर्पिट्यूड शब्द है हम लोगों के कानून में, जिसमें कि मोरलिटी इन्वॉल्व अगर किसी क्राइम में है, तो वैसे अपराधियों को हमको लगता है कि ये सत्ता से अलग रखने की ज़रूरत है। आज जो धीरे धीरे अपराध बढ़ा, तो हमको, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि जब हमारे जात का कोई अपराध धीरे धीरे पहले अपराध शुरू करता है अपने जात के खिलाफ, फिर वो अपराध करने लगता है, बड़ा अपराध करता है, और फिर जात के अपराधियों को गौरवान्वित कर, इस तरह से अपराध का वर्चस्व होता है। और जो बड़े बड़े सत्ताधारी लोग हैं वो जात का नहीं देते हैं। जब उनके पार्टी के लोग या उनके धर्म के लोग या उनके जात के लोग अपराध करते हैं तो उसके पक्ष में खड़े होते हैं। अभी जो आप देखा कि बुलंदशहर में जो इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या हुई थी, वहाँ पुलिस की गाड़ी से खींच करके उसको मारा गया। सारे लोगों का वीडियो रिकॉर्डिंग है। थाने पर उपद्रव हुआ, सारे लोगों का वीडियो रिकॉर्डिंग रहने के बावजूद उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और हुआ क्या, जो वहाँ बजरंग दल के लोग थे, जब वो बाहर निकले तो उनको प्रतिष्ठित किया गया, माला पहना करके भारत माता की जय, वंदे करके उनको प्रतिष्ठित किया गया। तो जब इस तरह से हम प्रतिष्ठित करते हैं अपराधियों को, और उसके बल पर हम जब सत्ता हासिल करते हैं, तो ये क्या कहा जाए, जब पूरी ही अपराधी का वर्चस्व है तो ये आम लोगों की बात कौन सुनेगा। आज जो स्थिति है, जो अपराधी, जो हम लोग या आम जनता वोट देती है, वोट दे करके अपने प्रतिनिधि को चुनती है, और प्रतिनिधि जब चुन के जाते हैं तो वह मालिक बनता है। उसका काम होता है, जब प्रतिनिधि को हम चुनते हैं तो हम अपने काम के लिए चुनते हैं, समाज के लिए चुनते हैं, आम लोगों के लिए चुनते हैं। लेकिन जब वहाँ जब चुनता है, तब वही प्रतिनिधि जो मेरे सामने हाथ जोड़कर वोट मांगता है,
अब जब हम जाते हैं तो हम हाथ जोड़कर खड़े होते हैं, उनको मालिक कहते हैं, जबकि वह मालिक नहीं होता है, हमारा वह प्रतिनिधि है, हमारा सेवक होता है। जैसे अभी प्रधान सेवक हिंदुस्तान के हैं, सेवकाई करें चाहे नहीं करें, लेकिन अपने को सेवक कहते हैं। अभी जो एक उदाहरण अभी काफ़ी प्रचलित है और पूरे हिंदुस्तान में जितना मीडिया है, जो अभी विकास दुबे की जो हत्या हुई, उसको हत्या ही कहा जाना चाहिए। जब वही अपराधी 2002 में एक स्टेट मिनिस्टर के रैंक के आदमी की हत्या होती है थाना में, लेकिन वह थाना में हत्या होने के बावजूद कोई पुलिस पदाधिकारी उसके खिलाफ गवाही नहीं देता है, और गवाह नहीं आने के वजह से वो बरी हो जाता है। ये एक विकास दुबे एक व्यक्ति है यूपी में। विकास दुबे ऐसे वहाँ कम से कम 100 अपराधी है जो पूरे अपने क्षेत्र में अपराध के बल पर अपना साम्राज्य कायम किए हुए हैं। और ये सत्ता के साथ, जब सत्ता से अपराधी नहीं जुड़ता है तब वह अपराधी माना जाता है। जब सत्ता से जुड़ा हुआ रहता है, सत्ता के मनोनुकूल काम करता है, तब वह अपराधी नहीं होता है। जब सत्ता से अलग होता है तो अपराधी हो जाता है। अभी आपको याद होगा, आप लोगों को नाम लें या नहीं लेकिन लेने में कोई हर्ज नहीं है। वो मोकामा के पूर्व विधायक रहे हैं अनंत कुमार सिंह, वो जेल में हैं, सारे लोग जानते हैं। शहाबुद्दीन और अनंत सिंह से बड़ा अपराधी शायद बिहार में कोई नहीं हुआ। यही अपराधी है। यही जा करके उनके गांव में चांदी के सिक्कों और चांदी के जेवरों से इनको तौला था। उस समय ये अपराधी नहीं था। यही इनके भाई दिलीप कुमार सिंह ये जी के साथ थे। और जब सत्ता परिवर्तन हुआ, सत्ता जब बदला, तो वही जो एमपी हैं हम लोगों के इलाके के, बाढ़ के या अभी मुंगेर के कहा जाए, ये इन्होंने ही नीतीश कुमार से जोड़ा और इसके बल पर वहाँ इनका कायम हुआ। तो अभी जो चाहे वो नीतीश कुमार हों, रामविलास जी के साथ भी आप देख सकते हैं अपराधी जो है जुड़े हुए हैं। मोकामा के उस पार के भी अपराधी उनके साथ जुड़े हुए हैं। ये 2-4 लोगों को, अपराधियों को जोड़ करके अपने व्यक्तिगत राजनीति करते हैं। और हम लोग कैसे उम्मीद करें कि ये जो पूरा जो हमारा लोकतंत्र है, अपराधियों के हाथ में जो लोकतंत्र चला गया है, इसकी रक्षा कौन करेगा? हमारे विद्यार्थियों के बीच में भी जो अपराधी प्रवृत्ति के जो अभी हमारे लोग हैं, नेता हैं, जो शासक वर्ग हैं, विद्यार्थियों के बीच में भी अपने जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, पैसा के बल पर विद्यार्थियों के बीच में भी एक संगठन कायम कर लिया है। और ये विचारधारा उत्पन्न नहीं होने देते हैं उन लोगों के बीच में। यहाँ विचारधारा की जो लड़ाई होनी चाहिए, आदि तो 2 ही हो सकती है। ये 2 विचारधारा के बीच में जो सीधी लड़ाई होनी चाहिए, वो लड़ाई नहीं होने देना चाहते हैं। और ये चाहते हैं कि किसी तरह से मेरा वर्चस्व कायम रहे। अब प्रश्न ये है कि इन अपराधियों से ये कौन लड़ेगा? ये जो पूरा लोकतंत्र जो अपराधियों के चंगुल में फंस गया है, इससे मुक्त कैसे किया जाए, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और इस प्रश्न का जवाब आज के जो नौजवान हैं, विद्यार्थी हैं, वही लोग दे सकते हैं। जब लोकतंत्र जब स्वतंत्र नहीं होगा, जब लोकतंत्र अपराध के चंगुल में फंसा रहेगा, तो आम जनता की जो बेसिक नीड्स हैं, आम जनता के जो बेसिक नीड्स हैं, आवश्यकता हैं, वो कैसे होगा? उनको तो व्यक्तिगत धन चाहिए, सहूलियत चाहिए, अपराधी के बल पर सत्ता चाहिए,
उनको क्या मतलब है जब धर्म के नाम पर और जात के नाम पर अपराधी के बल पर जब सत्ता हासिल करेंगे, तो हमारे जो शिक्षण संस्थाएं हैं, संस्थाओं में टीचर हैं या नहीं हैं उनसे क्या मतलब है। स्कूल में टीचर हैं या नहीं हैं, कॉलेज में शिक्षक हैं या नहीं हैं, अस्पताल में डॉक्टर हैं या नहीं हैं, रोज़गार की व्यवस्था है या नहीं है, इससे क्या मतलब है। इससे आम जनता को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो अपराधी कभी भी नहीं दे सकते हैं। ये सीधी सीधी हम लोगों को, हमारे विद्यार्थी समाज को, हमारे आम जनता को ये समझने की ज़रूरत है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है, हमको लगता है कि जो स्थिति पैदा हो गई है केवल बिहार ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में, जो बड़े बड़े कुछ जो सफ़ेद पोश अपराधी हैं, लगते तो नहीं हैं कि अपराधी हैं, लेकिन बहुत अंदर जाने पर आज जो वहाँ जो हत्या हुई विकास दुबे की, तो ये हत्या क्यों होती है। हत्या इसलिए हुई कि अगर हत्या नहीं होती तो वहाँ सफ़ेद पोश जो ब्यूरोक्रेट से लेकर जो विधायिका में बैठे हुए हैं और एग्जीक्यूटिव में से लेके, मैं जुडिशरी को तो शामिल नहीं करना चाहता, लेकिन जो बैठे हुए हैं सत्ता में, ये इन लोगों का जो कलई है, इन लोगों पर जो दाग लगे हुए हैं, किनका नाम आ जाएगा ये कहना मुश्किल है। तो इसलिए जब इस तरह के अपराधी पकड़ाते हैं तो ये लोग कोशिश करते हैं कि यह आम लोगों के सामने नहीं आए, जुडिशरी के सामने नहीं आए, और इन लोगों का बयान जो दर्ज होता है, आपको मैं बता दूं, बयान दर्ज करने में भी, बयान तो दर्ज करती है पुलिस। अब पुलिस या जो महकमा होती है, पुलिस की जो महकमा है, वह जो सत्ताधारी हैं उनके मनोनुकूल काम करते हैं। चूँकि उनको भी पैसे की कमाई चाहिए, उनको भी अपने बेटों को पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, इलाज के लिए पैसा चाहिए, सुख सुविधा के लिए पैसा चाहिए, तो उनके मनोनुकूल उसका बयान दर्ज करते हैं। वो बयान दर्ज लिखित नहीं होता है। वह जो अपराधी या कोई भी जो गवाह बोलता है, जब कोई केस इंस्टीट्यूट होता है कोर्ट में, आपको मैं बता दूं, चाहे वो कोर्ट में हो, तो कोर्ट में तो जब कंप्लेंट फाइल होता है तो वहाँ जो गवाह जाता है वह अपना बयान बोलता है, मजिस्ट्रेट लिखते हैं, फिर मजिस्ट्रेट से लेकर वह गवाह अपनी गवाही पढ़ के उस पर दस्तखत करता है। लेकिन जब एफआईआर होता है, जब क्रिमिनल केस थाना में होता है, तो थाना में केस होता है, तो कंप्लेंट जो एफआईआर होता है, जो फर्द बयान जिसको हम लोग कहते हैं, तो फर्द बयान केवल लिखित होता है, उसके अलावा कोई लिखित बयान नहीं होता है। कोई जो देता है लिख करके, वह लिखित नहीं देता है, पुलिस लिखती है। पुलिस ने क्या लिखा यह आप नहीं देखते हैं। ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि पुलिस अगर कॉम्प्लेनेंट के साथ है या जो इन्फॉर्मेंट के साथ है मिला हुआ, तो वह आप उससे नाम ले लेता है लोगों का जो गवाही देते हैं, और उनका नाम वो दर्ज कर लेते हैं, और उनके मनोनुकूल एफआईआर के मुताबिक, फर्द बयान के मुताबिक मुंह में मुंह मिला करके सारा बयान दर्ज होता है, और वही कोर्ट के सामने जाता है, और कोर्ट उसी के अनुकूल फैसला करती है। कोर्ट के सामने तो डॉक्यूमेंट चाहिए, कागज़ चाहिए, कागज़ के हिसाब से वो फैसला करते हैं। कंप्लेंट में ये डिफरेंट है। उसी तरह से जो अपराधी का भी बयान लेते हैं पुलिस पदाधिकारी, कभी कभी अपराधी का बयान लिखते भी नहीं है, केवल ये लिख देते हैं कि इन्होंने अपना दोष स्वीकार किया और कहा कि जो कहना होगा कोर्ट में कहेंगे। उसका बयान ठीक से दर्ज नहीं करते हैं, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं ठीक से कि जिस व्यक्ति पर इल्ज़ाम लगाया गया है या जिसके खिलाफ एफआईआर हुआ है, क्या वह अपराधी है भी कि नहीं है। बहुत सारे केसेस में ऐसा भी हुआ है कि निर्दोष आदमी को फंसा दिया गया है और दोषी आदमी को पुलिस के मेल में आकर के नाम रहने के बाद भी उसको छोड़ दिया गया है। एक नहीं बहुत सारे उदाहरण हैं। मैंने ऐसा केस किया है जिसमें बड़े पदाधिकारी ने एक बड़े अपराधी को, जो इंटरनेशनल लेवल का गैंग था अपराधियों का,
उसको मदद किया उसको छुड़ाने में। तो ये पूरा लगता है नहीं, भय का वातावरण है। आप तब तक बचे हुए हैं जब तक किसी अपराधी की नज़र आप पर नहीं पड़ती है और आपको लगता है कि हम सुरक्षित हैं। आप किसी भी आदमी को, जिस दिन किसी अपराधी की नज़र आप पर पड़ जाएगी, कहीं भी आपको उठा लेगा और कोई देखने वाला नहीं होगा। अगर ऊपर का कोई पदाधिकारी आपको देखने वाला नहीं है तो कोई पूछने वाला नहीं होता है, इलाज नहीं होता है, लोग मर जाते हैं, प्रॉपर इलाज ट्रीटमेंट भी नहीं हो पाता है। तो ये हमको तो लगता है जो स्थिति है, चाहे ग्राम पंचायत से लेवल पर भी हो, ग्राम पंचायत लेवल पर भी अगर कहा जाए, मैं दूसरे जगह की नहीं बात कर सकता हूँ मैं, लेकिन अपने गांव की बात मैं करूँ तो मेरे गांव के लोगों ने ये कहा कि एक जो वहाँ दबंग आदमी था, वो जब इलेक्शन लड़ा मुखिया का, तो वह गांव में जाके कुछ गरीब मोहल्ले में पैसा बांटा और कहा कि तुम लोग ये पैसा आप लोग पैसा ले लीजिए, आप हमको वोट दे दीजिएगा, और नहीं वोट दीजिएगा तो हम फिर बाद में आपसे पूछ लेंगे। और वो पैसे के बल पर जीतता है। अब अंदाज कीजिए कि एक आदमी पर एक वोट पर 500 या 1000 रुपये जब मिलता है, तो एक मज़दूर दिन भर काम करता है तो उसको 300 रुपया गाँव में अभी मिलता है। 1 महीना काम करेगा तो कितना पैसा होगा। अब उसके घर में अगर 5 है तो 5000 रुपया हो गया घर में बैठे बैठे। तो वह आदमी आसानी से समझता है कि चलो ये हो गया। ये भूल जाता है कि ये पैसा ये उसका नहीं है, मेरा पैसा है। मेरे लिए जो पैसा आएगा ग्राम पंचायत लेवल पर, इसको खा जाएगा ये लोग और हमारे हक की हकमारी होगी। इस पर ध्यान नहीं लोग देते हैं। और ऐसा होता क्यों है? ये सारे काम तब तक नहीं हो सकते हैं जब तक कि हमारे जो विधायिका ऊपर में बैठे हुए हैं, जो बड़े एग्जीक्यूटिव में बड़े लोग बैठे हुए हैं, ब्यूरोक्रेसी में, जब तक वो नहीं होंगे इसके मेल जोल में, तब तक ये काम नहीं हो सकता है। हाँ, आप ऊपर वाले को खुश रखिए, आप नीचे ऊपर बढ़ाते रहिए, आप आनंद से लेते रहिए, यह स्थिति हो गई है। तो ये सारे अपराध के पार्ट हैं और ये जो पूरा लोकतंत्र है, हम इसको कैसे बचाएं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इसके लिए लोगों को यह समझाना होगा। जैसे मैं एक उदाहरण अभी दूं, एक किसान से हमारी बात हो रही थी। हमने पूछा उनसे कि अभी आपको 2000 रुपया मिला, साल में आपको 6000 रुपया मिल जाता है, तो आप खुश हैं? तो जी हाँ जी सर, खुश तो हैं। कहा कि आप ये समझते हैं कि ये 6000 रुपया दे करके आपका 60000 रुपया लूट लेता है? पूछा कैसे? कहा कि मैंने समझाया कि आपका धान नहीं बिकता है, आपका धान यह कह करके छांट दिया जाता है कि इसमें मॉइस्चर है, आपको लाइन में खड़ा कर दिया जाता है, आप ट्रैक्टर पर लाद करके धान बेचने जाते हैं। कहा कि हाँ सर, ये तो बात सही कह रहे हैं। और इस तरह से लोगों को हम लोग बेवकूफ़, यह अपराध नहीं है? जब सरकार ने ये डिक्लेयर किया कि इतने दाम में हम धान खरीदेंगे, इतने दाम में हम गेहूं की खरीदारी करेंगे, तो सारे जितने उपज हैं हम सारे उस कीमत पर खरीद लेंगे। लेकिन करेगा नहीं। वो लोग ऊपर से निर्धारित करते हैं कि केवल इतना क्विंटल या इतना मन हम अनाज खरीदेंगे। यह भी अपराध है। अपराध केवल जो फिजिकल अपराध होता है, जिसको मर्डर, डकैती या रेप वगैरह जो घटनाएं होती हैं, लूट की जो घटनाएं होती हैं, केवल वही नहीं होता है, यह भी अपराध है। घूस दे करके, क्या यह अपराध नहीं है कि एमएलए को खरीद करके हम सरकार बनाते हैं और यही लोग जा कर के प्रवचन देते हैं हम लोगों के बीच में, आम जनता के बीच में? क्या यह आम जनता, ये जो हमारे बीच में जब हम वोट मांगने जाते हैं लोग, ये जो हमारे प्रतिनिधि ये सवाल उठाते हैं, उनके समय ये सवाल कोई उठाने वाला नहीं होता है, चूँकि वो बंधे होते हैं कहीं न कहीं। आज स्थिति ये पैदा हो गई है, हमको जो लगता है
जो हमने महसूस किया यहाँ लास्ट जो असेंबली इलेक्शन में बाढ़ के में जो हमारे चक्रधर बाबू इलेक्शन लड़ रहे थे, उसमें मैं गया था कुछ गांव में घूमने। लोगों से मैंने कहा कि आपको ज़रूरी नहीं है कि हमको वोट दीजिए, हमारे कैंडिडेट को वोट दीजिए, लेकिन जो लोग आते हैं आपके यहाँ वोट मांगने, उनसे कुछ सवाल तो करिए, उनसे कम से कम इतना तो पूछिए कि आपको हम वोट क्यों दें। लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं थे। मैं आपको बताऊं, कहा हम सब जानते हैं। और वो बोलने वाला एक मामूली दरोगा से रिटायर किया था। वो कहा कि हम आपसे ज़्यादा जानते हैं वकील साहब, आप क्या जानते हैं? हम कहे हाँ आप जानते ही हैं, चूँकि आप सिपाही से दरोगा हुए, आपने केवल लाठी चलाई, तो आपको हमसे अधिक जानकारी होनी ही चाहिए। चूँकि लाठी चलाने वाले जो पदाधिकारी होते हैं उनको ज़्यादा ज्ञान होता ही है, वो लोगों से बेहतर ढंग से डील करता है। इतना कहकर मैं वहाँ से चला गया। ये स्थिति पैदा हो गई है पूरे गांव में। आप कहीं भी जाइए तो यह क्या इलेक्शन के समय में इसको हम दूर कर सकते हैं? इसका सीधा जवाब है नहीं। इसके लिए लगातार संघर्ष करने की ज़रूरत है। इन अपराधियों के खिलाफ लगातार संघर्ष करने की ज़रूरत है। लेकिन आप अपराधी के खिलाफ क्या संघर्ष कर सकते हैं? क्या यह संभव था सिवान में शहाबुद्दीन के खिलाफ जो चंद्रशेखर मारे गए, कॉमरेड चंद्रशेखर मारे गए, वह तो वहाँ अपराधियों के खिलाफ लड़ रहे थे। हुआ क्या? नहीं लड़ सका। इसके लिए एक संगठन की ज़रूरत है, और उस संगठन, बिना संगठन का कोई व्यक्ति एक संगठित अपराध के खिलाफ नहीं लड़ सकता है। और ये पूरा जो हमारी विधायिका है, वह एक संगठित अपराधियों का अड्डा हो गया है। आप अगर निकाल करके देख लीजिए, जो सारे लोगों का आता है। अब ज़रा यूपी की हम बात कर लें। क्या यूपी में जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं वहाँ जोगी जी, क्या उन पर आपराधिक मुकदमे नहीं हैं? जब वो चीफ मिनिस्टर हुए तो अपने लोगों के खिलाफ उन्होंने बहुत सारे केसेस विड्रॉ किया। उनके खिलाफ जो मर्डर का केस था उसको विड्रॉ करने के लिए उन्होंने आदेश निकाला, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से वह विड्रॉ नहीं हो पाया। तो ये जब अपराधी सत्ता में जाते हैं तो अपने ऊपर, अपने लगुआ भगुआ या उनसे जुड़े हुए लोगों पर जो आपराधिक मुकदमे होते हैं उसको विड्रॉ कर लेते हैं। इसको कौन देखेगा? यह काम देखने का जो हमारी जुडिशियरी है, जिस पर हम लोग गर्व करते हैं आज भी, और कभी कभी जुडिशियरी कुछ इस तरह का जो हमारी न्याय प्रक्रिया है, न्यायपालिका है, कभी कभी यह कुछ काम कर भी देती है, तो हमारा विश्वास फिर हो जाता है। हमारा दुख लगता है थोड़ी देर के लिए मिट जाता है। जैसे अभी आपने देखा कि शुरू में जब मज़दूर लोग, प्रवासी तो मैं नहीं कहूँगा, चूँकि प्रवासी जो विदेश से आते हैं वो होते हैं, ये मेरे ही देश के मज़दूर जो बम्बई, दिल्ली, गुजरात में काम कर रहे थे, जब रोड पर आ रहे थे वे लोग, तो यही जोगी जी की पुलिस ने लाठियों से पीटा। क्या उनका ये अपराध यह था कि वो पैदल आ रहे थे? और जब इस मैटर में, इस विषय पर जब सुप्रीम कोर्ट में लोग केस किया, तो शुरू में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या हम ये लोग अगर पैदल जा रहे हैं तो जाएं, इसमें हम क्या कर सकते हैं। लेकिन जब पूरे हिंदुस्तान के कुछ बुद्धिजीवी, पत्रकार और अन्य लोगों ने जब सवाल उठाया, तो फिर वही सुप्रीम कोर्ट कहा कि इन लोगों को, मज़दूरों को सरकार व्यवस्था करे उनके घर पहुंचाने तक, और उनके खाने पीने ठहरने की व्यवस्था भी करे। लेकिन हुआ तब एक दूसरी बात जब होती है तो हम पुराने दर्द को भूल जाते हैं। जब मेरे साथ कोई अपराध करता है और फिर वही अपराधी आकर जब मेरे घर पर या हमसे आकर ये कह देता है कि गलती हो गई, हमको माफ़ कर दीजिए, तो हमको लगता है, चूँकि जब बड़े लोग कहीं जब माफ़ी मांगने जाते हैं तो हम 1 मिनट में उसको माफ़ कर देते हैं। लेकिन जब छोटा आदमी जाता है माफ़ी मांगने, तो उसको माफ़ नहीं करते हैं। और यही स्थिति है।
स्थिति क्यों होती है आखिर? और ये स्थिति इसलिए हो रही है कि हमारी कोई सुनवाई नहीं है। जो छोटे लोग हैं उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। और ये जो आज जो स्थिति हुई यूपी में, विकास दुबे ने जब मारा, हत्या की 8 पुलिस वालों की, तो हत्या क्यों हुई? आखिर ये पुलिस वाले ही थे जो उस अपराधी को इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। क्या ये पुलिस का कोई अलग वर्ग नहीं होता है? वो हमारे और आपके बीच से ही जाते हैं। जिस वर्ग में हमारी पैदाइश हुई है, वह वर्ग हमारी मानसिकता को प्रभावित करता है, और वह मानसिकता वहाँ भी काम करता है, चाहे हम कहीं भी हों, या चाहे जुडिशरी में हो, एग्जीक्यूटिव में हो, या कहीं ब्यूरोक्रेसी में हो, या कहीं भी। जो उस मानसिकता से उबर नहीं पाते हैं। उससे उबरने के लिए अपने आप से संघर्ष करने की ज़रूरत होती है। और अगर हम संघर्ष नहीं करते हैं तो हम उसी में फिर मिल जाते हैं, और जिस मानसिकता में हम पैदा हुए, जिस व्यवस्था में हम रहे, हम उसी में रह करके उनको साथ देने लगते हैं। ये आप जो पूरी व्यवस्था है, चूँकि आपकी जो विधायिका है, चूँकि पूरी विधायिका एक अपराधियों के हाथ में चला गया है, तो कोई भी व्यक्ति, चाहे वह न्यायपालिका में क्यों नहीं बैठा हो, जब न्यायपालिका में भी बैठा हुआ हो तो भी वह उसको काम नहीं करने दिया जाता है। ये स्थिति पैदा हो गई है। आपको याद होगा कि दिल्ली में जो दंगे हुए, दंगा तो मैं नहीं कर सकता हूँ, जहाँ जो लोगों को मारा गया, चूँकि वहाँ तो जो ऑर्गेनाइज करने वाले थे उन पर केस नहीं हुए, और जब उनके खिलाफ हाई कोर्ट में, दिल्ली उच्च न्यायालय में केस किया गया कि उन लोगों पर क्यों नहीं केस हुआ, वहाँ ठाकुर और मिश्रा पर, और जब हाई कोर्ट के जज ने नोटिस किया पुलिस को कि आपने उनका नाम FIR में दर्ज क्यों नहीं किया, उन लोगों पर FIR क्यों नहीं हुआ, और कल पर रखा गया, ऑन द नेक्स्ट डे कहा गया कि कल इसका जवाब दीजिए। और क्या होता है, चूँकि कॉलेजियम, सुप्रीम कोर्ट में एक कॉलेजियम व्यवस्था है जिसका काम है हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बहाली के लिए नाम रिकमेंड करना, और सुप्रीम कोर्ट के जज ही रिकमेंड करते हैं जजेस के ट्रांसफ़र का भी। तो मुरलीधर जो हाँ दिल्ली उच्च न्यायालय में जज थे, उनका ट्रांसफ़र का ऑर्डर हुआ था, 2 जज का ट्रांसफ़र का ऑर्डर हुआ था। आप लोगों को याद होगा, आपने देखा होगा, ये मीडिया में भी आया और सोशल मीडिया में भी आया, अखबार में भी बातें आई। उन लोगों का सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंड किया था ट्रांसफ़र का, और वह होम डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र का मैटर पड़ा, पेंडिंग था। वो रिलीव नहीं हुए थे, अपने जगह को उन्होंने छोड़ा नहीं था। जिस दिन उन्होंने नोटिस किया दिल्ली ये पुलिस को, क्योंकि पुलिस तो दिल्ली की पुलिस पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है, केंद्रीय सरकार के अधीन है, जब नोटिस हुआ तो रात में ही 12 बजे रात में नोटिफिकेशन निकला और उनको रिलीव कर दिया गया, ताकि दूसरे दिन उस केस की सुनवाई नहीं हो। क्या यह आपराधिक काम नहीं है? अपराध को हम लोग किस रूप में देखते हैं? क्या अपराध यह है कि हमने किसी की हत्या कर दी? अगर हम हत्या भी करते हैं तो कभी कभी वह हत्या अपराध नहीं भी हो सकता है। आप पूछ सकते हैं वह कैसे? अगर मेरे ऊपर कोई आक्रमण करता है और मेरे पास कोई ऐसा हथियार हो या बंदूक है, मेरे घर पर कोई आक्रमण करता है, मेरे पास बंदूक है, तो मैं उसकी हत्या कर दे सकता हूँ, और वह अपराध की श्रेणी में नहीं, उसको आत्मरक्षार्थ ये हथियार चलाना माना जाता है, तो ये अपराध नहीं भी हो सकता है। लेकिन जब हम पैसे के बल पर जब हम सत्ता परिवर्तन करते हैं,
पैसे के बल पर हम जब न्याय खरीदते हैं, पैसे के बल पर हम किसी को दंडित करवाते हैं, पैसे के बल पर जब हम किसी को फांसी दिलवा देते हैं, और सत्ता के बल पर जब हम किसी को पकड़कर हम किसी की हत्या कर देते हैं, जो हुआ विकास दुबे के मैटर में, तो यह भी एक ये जो हमारे प्रजातंत्र का आपराधिकरण ही माना जाएगा। हम लोग प्रजातंत्र को जो या लोकतंत्र का आपराधिकरण कहते हैं, यह उसका हिस्सा है। क्या पुलिस का काम यह हो गया कि पुलिस किसी को पकड़े और जनता, वह भी गलत है। इमोशन और सेंटिमेंट में आकर कोई पकड़ता है किसी को चोर चोर कहकर, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिससे हमको दुश्मनी है, हम उसको पकड़ते हैं और एक आदमी मारता है और कहता है कि चोर चोर करके हल्ला करके उसको हम लोग मार देते हैं। तो लेकिन ये जो पब्लिक सेंटिमेंट है या पब्लिक इमोशन है, जिसमें जो पब्लिक काम करती है, तो क्या पुलिस और पब्लिक में कोई अंतर नहीं रह गया? क्या जुडिशियरी में और आम पब्लिक में कोई अंतर नहीं रह गया? वहाँ इमोशन में लोग काम करते हैं, सेंटिमेंट में आके काम करते हैं, बहुत तरह की बातें होती हैं। किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाए, किसी के साथ कोई निम्न स्तर की घटना अगर हो जाए, किसी के घर में घुर कर या किसी की बहू बेटी के साथ कोई अपराध हो, तो उस तरह के अपराध में इस तरह की घटनाएं हो जा सकती हैं, लोग इमोशन में आ जा सकते हैं। लेकिन क्या यह काम पुलिस का है कि पकड़ के उस अपराधी को पकड़ के हाथ पैर बांध करके और उसको हम यह दिखावें कि यह अपराधी है, यह भाग रहा था, यह बंदूक चला रहा था और हम उसको मार दें? सीना में गोली मारना एनकाउंटर इस तरह नहीं होता है। पहले गोली पैर में मारी जाती है, उसको ये इस तरह कर दिया जाता है कि वह आगे की कोई कार्रवाई नहीं करे, भागे नहीं, कोई हथियार नहीं चलावे, उसको लाचार कर दिया जाता है। लेकिन जो कांड हुआ अभी, यह खुल्लम खुल्ला कोई भी अपराधी जो बड़ा, आज कोई भी अपराधी हो, चाहे वो कितना बड़ा अपराधी हो, कोई शुरू में अपराधी पैदा नहीं लेता है। जिस तरह से कोई जात का आदमी किसी जात विशेष में जानबूझ के पैदा नहीं लेता है, कोई दलित पैदा नहीं लेता है, कोई ब्राह्मण पैदा नहीं लेता है, कोई क्षत्रिय राजपूत भूमिहार पैदा नहीं लेता है, उसी तरह से कोई अपराधी पैदा नहीं लेता है। ये बात हम लोगों के समाज में जो वातावरण है, उस वातावरण में रह करके वह अपराधी बनता है, और फिर हमारे समाज के कुछ लोग उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, उसका मन बढ़ाते हैं, और वहाँ से बढ़ के फिर जो हमारी जो सत्ता चलाने वाले लोग हैं, उनके हाथ में जब सत्ता जाती है तो उन अपराधियों के बल पर वो सत्ता हासिल करते हैं। इसलिए लोकतंत्र में ये तो लगता है कि राजतंत्र हो गया। अब लोकतंत्र तो लगता ही नहीं है कि लोकतंत्र है। लोक माने क्या? जनतंत्र माने क्या? जनता अपने मन से निष्पक्ष ढंग से, निर्विकार ढंग से, बिना किसी के प्रभाव में उचित आदमी को वोट दे, अपना मत दे और उसको चुने, तो वह चुनाव होगा, तो वह प्रतिनिधि चुना जाएगा। तो जब अपराधी ही सत्ता चलाने लगेगा, तो लोकतंत्र में जो लोकतंत्र का अपराधीकरण का विषय रखा गया है, आश्चर्य लगता है कि यह विषय तो लगता है कि बहुत पुराना हो गया। पूरी व्यवस्था अपराधियों के हाथ में चला गया है। आज तो स्थिति यह है पूरे गांव में भी, पूरे शहर में भी, कि अपराधी के खिलाफ आप बोल नहीं सकते हैं। मैंने देखा है अपने गांव में कि जो पैसे आते हैं जनता के बीच में काम करने के लिए, बिना काम के वो पैसे उठ जाते हैं दिखाने के लिए। थोड़ा बहुत अगर 10 लाख रुपए आया है तो मुश्किल से 1-8 लाख रुपए का काम करके दिखा करके, कोई बोलता नहीं है, कोई नहीं बोलता है। क्यों बोले कोई? क्यों कोई किसी अपराधी का प्रकोप अपने माथे पर ले? क्यों वह मारा जाए कहीं जाते हुए?
इसीलिए ये भय का वातावरण है। तो ये लोकतंत्र, ये अब हमको लगता है लोकतंत्र नहीं है, ये एक भय तंत्र है, यह एक अपराध तंत्र है जो पूरी अपराधियों के द्वारा पूरी व्यवस्था चलाई जा रही है, चाहे वो कोई भी हो। हमको नहीं लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में कोई भी, शायद ही कोई हैं एक आध मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर जिनको अपराध से मतलब नहीं रहा है। नहीं तो मोस्टली हमको लगता है कि अगर 75% नहीं कहा जाए तो 50% से तो ज़्यादा। एक नाम फिर उभर करके आया मेरे मन में, अभी मौर्य जो वहाँ चीफ मिनिस्टर उप मुख्यमंत्री हैं यूपी के, उन पर 10-12 मुकदमे हैं, उन पर सभी तरह के केस लदे हुए हैं, और वो वहाँ का उप मुख्यमंत्री है। बड़े मज़े में आके बोलता है अपराधियों के खिलाफ। आश्चर्य तो ये लगता है कि अपराधी अपराधी के खिलाफ बोल रहा है। ये देश कैसे चलेगा, ये पूरी व्यवस्था कैसे चलेगी? हमको लगता है कि पूरे देश की बात छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया में अपराधियों के हाथ में चला गया है पूरी व्यवस्था। अगर कहा जाए, क्या उदाहरण के लिए लगता है थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक हो जा सकता है, लेकिन मैं अगर उदाहरण दूं, क्या ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने, सुनते हैं कि 3 अरब पैसा दिया था सोवियत यूनियन में के खिलाफ, वहाँ आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए। उस समय तो बहुत अच्छा लगा था, आतंकवाद को बढ़ावा दिया, उनको आर्म्स भी दिया, पैसा भी दिया। पूरे गल्फ कंट्री में जो आज है, यह अपराध नहीं है तो क्या है? चाहे वह किसी तरह का अपराध हो, ये जितने अपराधी हैं पूरे दुनिया के पैमाने पर, चाहे जो भी आतंकवादी हैं, क्या उनको आतंक बढ़ाने फैलाने के लिए ये पैसे, ये आर्म्स एम्यूनिशंस कहाँ से आ रहे हैं? हमारे अंदर जो पैसा है, सत्ता जिस दिन चाह लेगी, सत्ता जिस दिन चाह लेगी उस दिन अपराध नहीं होगा, ये मेरा दावा है। मैं एक घटना का वर्णन करना चाहता हूँ। अभी एक बड़े अपराधी के एक रिलेशन से मेरी मुलाकात हुई, अभी जेल में है, मैं बार बार उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। उन्होंने मुझसे हमें प्रणाम पाती किया, हाल चाल पूछा। मैंने कहा क्या हाल है, देख रहे हैं ना, जब सत्ता का संरक्षण नहीं होता है तब रंगबाजी नहीं चलती है। रंगबाजी बिना सत्ता का संरक्षण किए के कोई रंगबाजी नहीं कर सकता है। वह आदमी थोड़ा जेंटलमैन है, सीधा है, भले अपराधी का रिलेशन है, लेकिन उसने माना कि हाँ सर आप तो बात सही कहते हैं। तो हमको लगता है कि कम से कम हमारे जो विद्यार्थी समुदाय हैं, खास करके जो ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन से लोग जुड़े हुए हैं, ये इनका काम हमको लगता है ज़्यादा कठिन है अभी के समय से। पुराने समय में जब हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ था, उस समय लोग आम विद्यार्थियों के बीच में जितनी आसानी से काम करते थे, जितनी आसानी से उनको समझा सकते थे हिंदुस्तान के शोषण के खिलाफ, हिंदुस्तान में दमन के खिलाफ, आज लगता है उस तरह से हम लोग नहीं समझा सकते हैं। चूँकि अब पूरा हमारा जो विद्यार्थी समुदाय है, उनको लोगों ने बांट दिया है जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, और ये बड़ा कठिन दौर है। इस दौर में सिद्धांत के आधार पर, एक विचारधारा के आधार पर जोड़ने का काम बहुत कठिन काम लगता है हमको। जो अभी के जो हमारे विद्यार्थी के जो नेता लोग हैं, मैं नाम लेना मुझे लगता है ले या नहीं लें, हमारे सुशील या विश्वजीत कुमार जो हैं, इन लोगों ने बहुत परिश्रम किया है। और हमको लगता है कि जो पुराने लोगों ने जो काम किया है उससे ज़्यादा परिश्रम किया है। जो हमारे जो कॉमरेड चंद्रशेखर या और लोग, इंद्रदीप सिंह या भोगेंद्र झा वगैरह या कॉमरेड शास्त्री थे, इन लोगों के समय से ज़्यादा कठिन काम है अभी संघर्ष करना। उस समय हमको लगता है अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ना कुछ आसान हमको लगता है। उस समय जान का खतरा था, जेल जाने का खतरा था, लेकिन लोगों के बीच में बात करने
करने में उतनी कठिनाई नहीं होती होगी। आज ज़्यादा कठिनाई है, आज लोगों को समझाना ज़्यादा कठिन है। आज लोग धर्म के नाम पर जो बट गए हैं उनको समझाना ज़्यादा कठिन है। उनके अंदर जो एक विष डाल दिया गया है जात के नाम पर और धर्म के नाम पर, उनको समझाना ज़्यादा कठिन है। और यह भी जो ये जो प्रवृत्ति है, यह प्रवृत्ति भी कहीं न कहीं अपराध को बढ़ावा देता है। ये प्रवृत्ति भी अपराध को इस रूप में बढ़ावा देता है कि जब हम लोग जाते हैं उनके बीच में तो उनके जो गुंडे टाइप लोग हैं वो आते हैं और उनसे वो प्रभावित होते हैं और उनको लगता है कि हमारे अंदर, हमारे बीच एक हमारा वैसा संरक्षक है, वो ताकतवर है, बाहुबली है, पैसा वाला है, जो हमको संरक्षण दे सकता है और वह संरक्षण देता है। तो हमको लगता है कि ये एक कठिन दौर है आम जनता के लिए, खास करके ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के लोग हैं जो हमें से विद्यार्थियों की भलाई के लिए काम किया है। आज नहीं, शुरू से, आज़ादी की लड़ाई के समय से ही। और उचित पढ़ाई, स्कूल के शैक्षणिक वातावरण के लिए, प्रोफेसर की बहाली के लिए, स्कूल में उचित पढ़ाई के लिए जो काम किया है, यह सराहनीय काम है। और हमको लगता है कि जब तक विद्यार्थियों के बीच से इस तरह के माहौल के खिलाफ आवाज़ नहीं उठेगी और बार बार लोगों को नहीं समझाया जाएगा तो बड़ा कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। आम जनता को, हमको लगता है, अगर हम बोलेंगे तो कुछ लोग हो सकता है क्रिटिसाइज भी करें कि क्या आम जनता भ्रष्ट हो सकती है। हमको कभी कभी लगता है, मुझे व्यक्तिगत रूप से, कि आम जनता को लोगों ने भ्रष्ट कर दिया है। जब हम पैसा बांटते हैं, हम आज भी गरीब लोग इतने गरीब हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, जब उनको पैसे मिलते हैं मत देने के लिए, तो स्वाभाविक बात है जिसको 10,000 5,000 रुपया एक बार मिल रहा है, जो आदमी 100-200 रुपया नहीं कमाता है रोज़, जब उसको मिलता है तो लगता है अच्छी बात है, कम से कम आज तो मिल गया, एक महीना काम तो चलेगा, हम अपने बच्चे का इलाज तो करा सकते हैं, स्कूल का फीस तो दे सकते हैं। हम कैसे रोकेंगे इसको? ये बड़ा बहुत कठिन काम, बहुत दौर से जो गुजर रहा है। इसलिए हमारे जो विद्यार्थी फ्रंट के लोग हैं, जिन लोगों ने काम किया है, ये काम तो बहुत सराहनीय कार्य है जो किया इन लोगों ने। ये इस पर लंबी बात हो सकती है। हमने बहुत सा केस वगैरह की चर्चा नहीं की जिसकी आवश्यकता मैंने नहीं समझी कि किस तरह से जुडिशरी भी इंटरवीन किया करता था। यद्यपि मैंने उसकी थोड़ी सी चर्चा की है, लेकिन उसकी आवश्यकता मैंने नहीं समझी डिटेल में चर्चा करने की। तो इन्हीं बातों को कहकर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं और आप लोगों को फिर एक बार धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने जो काम शुरू किया है, ख़ास करके अभी जो कोरोना का जो संकट है पूरे देश में, ख़ास करके बिहार में जो बढ़ा है, इस काल में आप जो काम कर रहे हैं, इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ही जरिए कुछ लोगों के बीच में पहुंची जा सकती है, पहुंचने का उपाय हो सकता है। आम लोगों के बीच में, खास करके अनजान लोगों के बीच में जाने की स्थिति अभी नहीं है। क्या पता कि कौन आदमी संक्रमित है और हम भी हो जाएं, आप भी हो जाएं। इसलिए हम लोगों को बचते हुए सामाजिक काम भी करना है, अपराधियों के खिलाफ भी लड़ना है। और इस जो व्यवस्था है, बड़ी मुश्किल से हमारे बुजुर्गों ने जो ये लोकतंत्र को प्राप्त किया था, जनतंत्र को प्राप्त किया था, इसको बचाने की जवाबदेही आज के नौजवानों पर है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद।